हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का लास्ट लेक्चर, जो परसेंटेज के ऊपर प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 होगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा जो क्वांटम कैट से मैंने लिए हैं। इसके अलावा क्वांटम कैट से आपका कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इसमें कहता है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान लिया मैंने। इसमें कहता है ये, इन ए पर्टिकुलर मंथ 10,000 रुपीज़ वर एलोकेटेड फॉर द फूड आइटम्स इन ए हॉस्टल आउट ऑफ द टोटल 50,000 बजट। यानी कि एक हॉस्टल का पूरा जो बजट है ना, एक महीने का मान लो, वो 50,000 का है और उनमें से 10,000 रुपीज़ किसके लिए एलोकेट हुए हैं? फूड आइटम्स के लिए। यानी कि जो हॉस्टल में खाने पीने पे खर्चा होगा, ओवरऑल 50,000 में से 10,000 रुपये कहा गया कि किस पे खर्च होएगा? फूड आइटम्स पे खर्च होएगा। ठीक है, ये अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है फूड आइटम्स पे। और इसमें से भी जो ये फूड आइटम्स में खर्च होगा, इसमें से क्या कर रखा है? फर्दर ₹2,000 इज एलोकेटेड फॉर द फ्रूट्स आउट ऑफ ₹10,000 विच आर एलोकेटेड फॉर फूड आइटम्स। यानी इन फूड आइटम्स के लिए जो 10,000 रुपये एलोकेट हुए ना, इसमें से भी 2,000 रुपये किस पे खर्च किए जाएंगे? ओनली फ्रूट्स पे खर्च किए जाएंगे। क्योंकि फूड आइटम तो बहुत हो सकती है ना, खाना हो सकता है, लंच डिनर सबके लिए है। तो इसमें से 2,000 रुपये फ्रूट पे खर्च किए जाएंगे। आपसे ये पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बजट इज स्पेंट ऑन फ्रूट्स ओनली। सिर्फ फ्रूट पे कितना पैसा खर्च किया जाता है? परसेंटेज पूछा है। तो बताओ, 2,000 पे खर्च किया जाता है फ्रूट पे, टोटल बजट कितना है? 50,000। ये तो कोई भी बता देगा कि कितना परसेंट है ये इसका। 4% है। ठीक है, ये कितना है इसका? 4%। 4% आपका क्या आ जाएगा आंसर? यानी कि पूरे बजट का 4% पैसा किस पे खर्च किया जाता है? फ्रूट्स पे खर्च किया जाता है। और यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। काजोल यूजुअली वियर्स ए साड़ी विच इज 16.66% लेस देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द साड़ी। यानी कि मान लो काजल एक साड़ी खरीद के लाती है और वो उसको छोटा करवा लेती है। उसकी लेंथ को कितना? 1/6 है ना, इसका 1/6। यानी कि ओरिजिनल लेंथ अगर 6 है तो नई लेंथ जो काजोल पहनती है वो कितनी है? 5 मीटर की है मान लो। बाय हाउ मच परसेंट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द साड़ी इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द साड़ी विच काजोल यूजुअली वियर्स। यानी कि अगर काजोल 6 मीटर वाली साड़ी को 5 मीटर करके पहनती है तो कहता है जो ये ओरिजिनल लेंथ है ना 6 मीटर, वो 5 से कितनी ज़्यादा है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि 6 मीटर 5 मीटर से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 1/5 यानी कि 20% ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है? 20%। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनिशियली मिस राखी सावंत हैज ₹200 इन हर वॉलेट। उसके पर्स में 200 रुपये हैं। सी देन इंक्रीज इट बाय 20%। उसने 20% से बढ़ा दिया। 20% का मतलब 1/5। यानी कि अगर इसकी जेब में 5 रुपये है तो उसने 6 कर दिए, है ना, बढ़ा दिए। वंस अगेन सी इंक्रीज हर अमाउंट बाय 25%। अब इसने 25% यानी कि 1/4 से बढ़ा दिए। यानी कि 4 से कितने कर दिए? 5 कर दिए। एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ मनी इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन द इनिशियल अमाउंट। तो इस 200 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे क्या पूछी गई है? कंपैरेटिव वैल्यू पूछी गई है, परसेंटेज वैल्यू। यानी कि फाइनली इसके पर्स में पैसे कितने हो गए बताओ? 4 से कितने हो गए? 6। तो कितने परसेंट ज़्यादा हो गए बताओ? 50% ज़्यादा हो गए। 50% इसका क्वेश्चन का क्या है आंसर। यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास 4 रुपये थे, अब 6 रुपये है। तो पूरा परसेंटेज खत्म होने के बाद अब ये तो आप ओरली भी बता सकते हो ना कि कितने परसेंट बढ़ गए? 50% बढ़ गए। ठीक है, इसमें देखो ये क्या कहता है। इनिशियली ए शॉपकीपर हैड एन चॉकलेट। एक शॉपकीपर के पास एन चॉकलेट्स थी। ए कस्टमर बोट 10% ऑफ द चॉकलेट्स फ्रॉम एन। इन एन में से एक कस्टमर आया और 10% चॉकलेट खरीद के लेके गया। एंड द अनदर कस्टमर बोट 20% ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट। जब भी रिमेनिंग वर्ड आए ना तो ध्यान रखना है क्या मेथड यूज करना है आपको? रेशियो मेथड। कभी भी रिमेनिंग वर्ड आए, रेशियो मेथड यूज कर देना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आफ्टर दैट वन मोर कस्टमर परचेज 25% ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट। फाइनली द शॉपकीपर इज लेफ्ट विद 270 चॉकलेट्स इन हिज शॉप। देन हाउ मैनी चॉकलेट्स वर देयर इनिशियली। स्टार्टिंग में उसके पास कितनी चॉकलेट थी? तो ये तो वही रेशियो मेथड का क्वेश्चन है। पहले 10% खरीद ली, यानी कि 1/10, यानी कि 10 थी तो कितनी रहेगी? 9। फिर 20% यानी 1/5, यानी कि 5 थी तो अब कितनी बाकी रहेगी? 4। फिर 25% यानी 1/4, यानी कि आपके पास शुरू में 4 थी तो अब कितनी रहेगी? 3। अब आपसे पूछा है कि इनिशियल और फाइनल का रेशियो बता दो। बस सिंपल क्वेश्चन है। 4 से 4 कट गया, ये कितना आ गया? 50, ये कितना आ गया? 27। और लास्ट में कितनी है? 270, यानी कि 27 की वैल्यू 270 10 टाइम्स है। तो ये भी क्या कर दो? 10 टाइम्स, यानी कि 500। तो इस शॉपकीपर के पास स्टार्टिंग में कितनी चॉकलेट थी? 500। तो ये रेशियो मेथड जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा रेशियो मेथड यूज करे। इसका बेसिक मेथड जो होता है ना वो ऐसा होता है। देखो
अगर आपको अब भी ये बात नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में इसके पास n चॉकलेट थी, ठीक है। 10% कोई ग्राहक लेके जाएगा तो बाकी कितनी बच जाएगी, 90%। और 90% को आप क्या लिख सकते हैं, 9/10। फिर 20% खरीद के ले गया, यानी कि कितनी रहेगी, 80%। और 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 4/5। फिर 25% खरीद के ले गया, कितनी बच गई, 75%। और 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4। इतनी बच गई है ना। और यही क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 270। तो यहाँ से आप n निकालोगे तब भी कितना आएगा आपका, 500 ही आएगा, ठीक है। तो एक ही बात है, चाहे आप ऐसे करो चाहे रेशियो मेथड से करो, बट रेशियो मेथड को सीखे बिना काम तो आपका चलना है ही नहीं, ठीक है ना। तो सीखना तो उसको पड़ेगा। इसमें देखो क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द फर्स्ट ईयर इंक्रीजेज बाय 10% एंड इन द नेक्स्ट ईयर डिक्रीजेज बाय 10%। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि पहले 10% बढ़ गई और फिर 10% कम होगी। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है कि जब परसेंटेज वैल्यू सेम हो बट एक प्लस है और एक क्या है, माइनस की है, तो 2 बार ऑपरेशन लगाने के बाद हमेशा ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और कितनी कम होती है, 10 × 10/100, 1%, है ना। यानी कि आपसे कोई पूछे कि पहले 2 साल में इस सिटी की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे 2 साल के बाद जो फाइनल पॉपुलेशन होगी ना, वो इनिशियल पॉपुलेशन से 1% कम होगी, ठीक है। ये मतलब है इसका। फिर कहता है वंस अगेन इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इन द फोर्थ ईयर इट डिक्रीज बाय 10%। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में फिर वही काम हुआ, 1% वाला, है ना। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस वन देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो मुझे बताओ, मैं हर 2-2 साल को लेकर चलता हूँ, ठीक है। 2 साल बाद, 2 साल में क्या होता है, हर 2 साल में इसकी पॉपुलेशन 1% कम हो जाती है, यानी कि 100 से कितनी हो जाती है, 99 हो जाती है। फिर 2 साल बाद कितनी होएगी, 100 से 99, तो हो गए 4 साल। यानी कि आप कहोगे 10,000 से 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801, ठीक है। 10,000 से इतनी होगी, लेकिन क्वेश्चन में 10,000 की वैल्यू क्या है, 10,000 की जगह कितना दे रखा है आपको, 20,000, तो मतलब डबल ही है। ये क्या है, डबल है, तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 19,602। यानी कि 4 साल के बाद इस सिटी की पॉपुलेशन ये हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें कहता है श्वेता इज़ वेरी एक्सपर्ट इन बार्गेनिंग। इससे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, ये मैंने आपको करवाया भी है। अभी जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वो यही है कि अगर मान लो एक दुकानदार ने अपने प्राइस को 15% पहले मार्कअप कर दिया, मतलब कि बढ़ा दिया, ठीक है। अब श्वेता इसके पास ग्राहक बन के आई और ये बार्गेनिंग में एक्सपर्ट है। इसने दुकानदार को कहा कि भैया आपने जो प्राइस 15% बढ़ाया है ना, अब जो बढ़ के प्राइस हुआ है, जैसे मान लो एक वस्तु का प्राइस 100 था और 15% बढ़ा दिया तो 15 रुपये बढ़ गया, 115 होगी, ठीक है। प्राइस इसकी नई कितनी होगी, 115। अब ये श्वेता कहती है दुकानदार को कि अब आप 15% कम करो, लेकिन 15% किसका, ओरिजिनल वैल्यू का नहीं, अब जो प्राइस आपने रखा है ना अपनी चीज़ का, उसका 15% कम करो। तो आप मेरे को बताओ, पहले उस दुकानदार ने 15% अपनी चीज़ की प्राइस बढ़ाई, फिर 15% कम करेगा। तो अभी वही क्वेश्चन तो मैंने किया था कि 10% अब बढ़ाओ और फिर 10% कम करो, तो हमेशा क्या होएगी, जो फाइनल वैल्यू है वो हमेशा रिड्यूस हो जाती है। और कितने परसेंट से रिड्यूस हो जाती है, जैसे 10 में था तो 10 × 10/100 1%, 20 होता तो 20 × 20/100 4%, अब 15 है तो 15 × 15/100 यानी कि 2.25%। ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसा करने से दुकानदार को कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हम कह देंगे दुकानदार को लॉस होएगा, ठीक है। इससे अच्छा तो था कि वो 15% अपना प्राइस बढ़ाता ही ना, पहले उसने बढ़ाया, फिर श्वेता ने क्या है, जिद करके उससे प्राइस घटवा लिया, तो इसके कारण दुकानदार को लॉस हो गया। अब क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है वंस शी वेंट टू ए नियर बाय शॉप when Shweta asked the price of shampoo sachet, the shopkeeper told her that the price by increasing 50% of the original cost। यानी कि दुकानदार कहता है कि पहले इसकी जितनी भी कॉस्ट थी ना, अब उसकी कॉस्ट 15% बढ़ गई है। बट श्वेता इंसिस्टेड टू डिक्रीज द प्राइस बाय 15%, लेकिन श्वेता ने जिद की कि इसके प्राइस को 15% से कम करो, ठीक है। सो द शॉपकीपर सोल्ड इट बाय डिक्रीजिंग द प्राइस बाय 15%। अब शॉपकीपर ने इसके प्राइस को 15% कम करके बेच दिया। व्हाट इज़ द लॉस और प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर एंड बाय हाउ मच परसेंट, यही पूछा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन तो है, पहले 15% बढ़ाया, फिर 15% घटाया, शॉपकीपर को क्या होगा, हमेशा लॉस होएगा। और कितना लॉस होएगा, 2.25% का, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें देखो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 600 स्टूडेंट ने एक टेस्ट दिया, 600 स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 2 सब्जेक्ट है, तो आप क्या है, वेन डायग्राम में 2 सर्कल बना लो जिनमें कुछ पार्ट क्या हो, कॉमन हो, ठीक है।
ये 2 सर्कल हमने बना दिए, ये फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए। फिर क्या कहता है 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड 45 स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री आल्सो पास्ड इन फिजिक्स। इसका क्या मतलब है कि 40% बच्चे जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं वो फिजिक्स में भी पास हुए हैं, मतलब दोनों में पास हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था जो कॉमन पोर्शन होता है उसमें आप देखा करो क्या गिवन आपको पास का दे रखा है ना, तो पूरे क्वेश्चन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, अब पास में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फेल वालों को पास में बदल दो। मुझे बताओ 35% स्टूडेंट अगर फिजिक्स में फेल हुए हैं तो 65% क्या हुए हैं, पास। 65% पास, तो 40 तो यहीं बैठे हैं, तो यहाँ कितने हो गए 25%, ठीक है। और फिर आई बात केमिस्ट्री में 45% स्टूडेंट फेल हुए हैं तो 55% पास हो गए। 55 में से ये 40 यहाँ बैठे हैं तो ये कितने हो गए 15। तो मुझे बताओ सर्कल के अंदर टोटल कितने बैठे हैं, सर्कल के अंदर बैठे हैं 25 और 15 40 80, तो यानी कि 100 में से 80 माइनस कर दो, 20% स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और सर्कल के अंदर कौन से आएंगे, पास वाले, तो बाहर कौन से आएंगे, हु फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, यही तो आएंगे। जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो बच्चे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और आपसे पूछा क्या है, देन हाउ मैनी स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, कितने स्टूडेंट फेल हुए, परसेंटेज वैल्यू पूछी जाती तो 20%, कितने स्टूडेंट है तो 600 टोटल स्टूडेंट है, तो 600 का क्या निकाल दो आप 20%, तो कितना आ जाएगा 120 स्टूडेंट। 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज आपका आंसर आएगा, तो आंसर कितना है 120। इसमें देखो सेम क्वेश्चन है वही, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन हिस्ट्री एंड 50% इन ज्योग्राफी एंड 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। तो वही बात है, कॉमन पोर्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फेल को। तो अपने को पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर लेना है, फेल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सब्जेक्ट कौन सा, एक हिस्ट्री और एक क्या है ज्योग्राफी। फेल 20% है दोनों में। अच्छा 70% कैंडिडेट हिस्ट्री में पास हुए हैं तो फेल कितने 30 में से 20 ये रहे 10 ये रहे, है ना। और फिर उसमें तो 50 है तो 50-50 हो जाएगा 20, और ये कितना होगा 30, तो ये टोटल हो गए 60। 100 में से 60 गए 40%, तो ये 40% कौन से बच गए, ये कौन से है देखो फेल वाले हैं, तो ये कौन से बच गए, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, यानी 40% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और आपको गिवन क्या है, 500 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालना है और आपको गिवन क्या है 40% की वैल्यू गिवन है। 40% किसके इक्वल है 500, तो मुझे बताओ 100% कितने हो गए भाई, इसका कितना है, ये 2.5 टाइम्स तो है ना, 2.5 गुना जिसको बोलते हैं। 500 का 2.5 गुना क्या होता है 1250, तो टोटल 1250 स्टूडेंट क्या है एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है। ये है 1250 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन मांगेगा और कुछ भी नहीं है। माई सैलरी इज 12,345 पर मंथ। अपने को इस 12,345 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना वो सारी की सारी क्या है, कंपैरेटिव वैल्यू है, मतलब कि परसेंटेज के अंदर पूछा गया, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी गई। तो मुझे 12,345 को कंसीडर नहीं करना, इसको छोड़ दो। द सैलरी ऑफ माई ब्रदर इज 10% ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन। मेरे भाई की सैलरी मेरे से क्या है 10% ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मेरी सैलरी कितनी है 100 है, तो मेरे जो ब्रदर की सैलरी हो जाएगी मुझसे 10% ज़्यादा, यानी कि 110। समझ आ गया इतना। द सैलरी ऑफ माई ओनली सिस्टर, मेरी एकमात्र बहन की जो सैलरी है वो 9.09% ग्रेटर देन माई ओनली ब्रदर। उसकी सैलरी यानी मेरी बहन की सैलरी मेरे भाई की सैलरी से 9.09 कितना होता है, ये 1/11 होता है। ये 1/11 क्या है, ज़्यादा है। तो मुझे बताओ जो उसकी सिस्टर है उसकी सैलरी कितनी होगी, 110 का 1/11 कितना होता है 10 रुपये, तो यानी कि 10 क्या है ज़्यादा, तो 110 से 10 ज़्यादा यानी 120 हो गया, यहाँ तक काम खत्म। फिर क्या कहता है, द सैलरी ऑफ माई वाइफ। अब बात आती है वाइफ की, इसकी सैलरी क्या है, इज 56 and 12/13% लेस देन द टोटल सैलरी ऑफ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। यानी कि ब्रदर और सिस्टर की जो टोटल सैलरी है कितनी है 230 रुपये है, इससे 56 सही 12/23% कम है। तो पहले आप इसको क्या करो, फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करो। उसका सबसे ईजी तरीका होता है 56 को मुझे पता है, मैं 50 अलग कर देता हूँ और 6 and 12/13 अलग कर देता हूँ, आसान रहेगा, है ना। ये कितना होता है 1/2। अच्छा ये कितना होता है आपका 78, और ये हम गलत करके क्या 56 एंड सॉरी ये 12 है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 12/23, ये 23 है। तो ये 138 और 12 150, 150/23 और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको,
2 और ये 3, तो कितना आएगा 1/2 प्लस में 3/46। ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 46 एलसीएम लोगे 23 प्लस में 3 यानी कि 26/46। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरी वाइफ की सैलरी है वो क्या है, इन दोनों की सैलरी के सम से 26 सही 46% कम है। कम का मतलब अगर दोनों का सम अगर 46 है ना तो उसकी सैलरी 26 कम है। समझ रहे हो आप बात, ठीक है। इसका मतलब अगर दोनों की सैलरी का सम, ये किसकी वैल्यू है 46 रेशो की, अच्छा इसमें से 26 कम है तो बताओ फिर कितनी होएगी 20 होएगी ना उसकी, तो 20 रेशो की वैल्यू आप निकाल लो। 46 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 230, 1 की वैल्यू इतनी और 20 की निकालनी है आपको, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा 10, तो कितनी आ जाएगी 100। तो वाइफ की सैलरी कितनी आ गई 100। तो बस ये छोटी सी कैलकुलेशन मांगती थी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 100 आ गई। अब इन ऑप्शन में से देखो चेक करो, मेरे को ये नज़र आ रहा है कि इसकी देखो सैलरी क्या है, वाइफ की सैलरी के बराबर है, यानी कि मेरी सैलरी मेरी वाइफ की सैलरी के बराबर। एक ही ऑप्शन है इक्वल टू माई सैलरी, तो पूछा इसने देन द सैलरी ऑफ माई वाइफ इज इक्वल टू माई सैलरी, मेरी सैलरी के क्या है इक्वल है, तो ये ऑप्शन आ गया। तो बस क्वेश्चन इजी था, इसमें थोड़ी सी आपसे क्या है कैलकुलेशन मांगता है और कैलकुलेशन में आपको फास्ट होना ही होना पड़ेगा। इसमें देखो क्या कहता है, MDTV इज ए वेरी पॉपुलर टीवी चैनल, इट टेलीकास्ट द प्रोग्राम्स फ्रॉम 8 AM to 12 PM। बच्चे यहाँ पे पढ़ने में गलती कर देते, देखो 8 AM है और ये PM है, यानी कि पूरा दिन जो है ना NDTV पे क्या है टेलीकास्ट होते हैं प्रोग्राम्स। MDTV है ये 8 से 12 PM, तो कितने हो गए 16 घंटे हो गए, यानी कि 16 घंटे इस पे प्रोग्राम चलते हैं। इन 16 घंटों में से क्या करता है ये, इट टेलीकास्ट 60 एडवर्टाइजमेंट्स ईच ऑफ 8 सेकेंड, यानी कि ये 60 एडवर्टाइजमेंट चलाता है 8-8 सेकंड के, तो इतने सेकंड के तो ये हो गए। एंड 16 एडवर्टाइजमेंट चलाता है ये 30-30 सेकंड के, 16 चलाता है ये 30-30 सेकंड के। तो बताओ एडवर्टाइजमेंट की ड्यूरेशन कितनी होगी, 480 + 480 यानी कि 960 सेकंड्स तक इस टीवी पे क्या होते हैं, एड चलती है, एडवर्टाइजमेंट चलती है। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टाइम डिवोटेड इन ए डे फॉर दी एडवर्टाइजमेंट। अब कहता है बताओ कितने परसेंट, पूरे दिन का कितने परसेंट एडवर्टाइजमेंट चलती है। तो मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट कितने सेकंड के लिए चलती है, 960 सेकंड के लिए। आपके पास टोटल अवेलेबल सेकंड कितने हैं, मतलब टीवी पे प्रोग्राम कितने चलते हैं 16 घंटे। अब 16 घंटों की आपको क्या बनानी पड़ेगी, सेकंड बनानी पड़ेगी, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600, इंटू क्या कर दो 100, और आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा 60 और ये आपका कितना 6 और ये कितना आ गया आपका 10/6 यानी कि 5/2 5/3 आ गया आपका, है ना 5/3। 5/3 क्या होता है आपका 1 and 2/3, एंड 1 and 2/3 क्या होता है 6.6 होता है, या 6.7 कह लो, तो 1.66%। इतनी देर के लिए ये टीवी क्या है, MDTV जो है वो एडवर्टाइजमेंट शो करता है। इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी बच्चा समझने में गलती कर सकता है, बाकी क्वेश्चन आसान है। लगान इज लिव्ड ऑन 60% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी खेत है, ठीक है, जितनी भी ज़मीन है, जितने एकड़ ज़मीन है, उसमें से आप क्या करते हो, जितनी भूमि पर फसल बोते हो, पूरी भूमि पर फसल बोओगे, उसके 60% पे क्या है लगान रिसीव किया जाता है। मान लो आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, या आप मान लो 10 एकड़ आपके पास ज़मीन है, ठीक है, 10 एकड़ ज़मीन, आप 10 एकड़ ज़मीन पर फसल बोते हो, और गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हम 1 एकड़ पे जो लेंगे आपसे 10,000 रुपये साल के लेंगे, लगान लेंगे, ठीक है। लगान का मतलब उसका रेंट लेंगे हम, लेकिन सिर्फ आपके पास जितनी भी ज़मीन होगी ना उसके 60% का लगान लिया जाएगा। मतलब 10 एकड़ नहीं, आपसे सिर्फ 6 एकड़ पे 10,000 के हिसाब से 60,000 रुपये क्या लेगी गवर्नमेंट, लगान लेगी। इस क्वेश्चन का ये मतलब है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, द रिवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टेड ₹3,84,000 थ्रू दी लगान फ्रॉम द विलेज ऑफ सुखिया। सुखिया एक किसान है, वहाँ का गांव का एक अमीर किसान है, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। गवर्नमेंट उसके गांव से टोटल 3,84,000 रुपये लगान के रूप में वसूल करती है। सुखिया ए वेरी रिच फार्मर पेड ओनली 480 एज लगान। लेकिन सुखिया ने सिर्फ है ना इन 3,84,000 में जो सुखिया ने पे किया है वो कितना है 480 रुपये है। आपसे पूछा क्या गया है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया देन द परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड ऑफ सुखिया, मतलब सुखिया के पास जितनी भी टोटल लैंड है उसकी परसेंटेज बताओ किसके ऊपर, ओवर द टोटल टैक्सेबल लैंड ऑफ द होल विलेज, पूरे विलेज की वो लैंड जिसके ऊपर टैक्स लगता है। और टैक्स कितने लैंड पे लगता है 60% पे लगता है, ठीक है। तो कहता है सुखिया की पहले तो आप टोटल लैंड बताओ कितनी होगी। सुखिया की टोटल लैंड की हम बात करें, पहले तो ये बताओ सुखिया ने सिर्फ 480 रुपये पे करे हैं, 480 रुपये पे करे हैं ना, लेकिन
मैंने आपको अभी बताया कि जितनी भी भूमि पर आप खेती करते हो उसके सिर्फ 60% पे ही आपको पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये 480 रुपये तो 60% की वैल्यू है ना, 60% की, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 800 हो जाएगी। यानी कि आप ये मान के चलो कि सुखिया के पास 800 एकड़ ज़मीन है। ये आप ये मान लो कि 1 एकड़ पे आपको 1 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। तो सुखिया ने दिए कितने, 480 रुपये। 480 रुपये तो उसने 480 एकड़ पे दिए ना, तो टोटल एकड़ कितनी होगी उसके पास, 800। मतलब सुखिया के पास 800 एकड़ ज़मीन है। तो यानी कि सुखिया की टोटल लैंड तो अपने पास आ गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो पूरे गांव के पास कितनी ज़मीन है, और वो भी कौन सी, सिर्फ टैक्सेबल। तो टैक्सेबल जितना टैक्स पे करेगी उतनी तो टैक्सेबल ज़मीन है ना। तो बस आपको ये निकालना है कि सुखिया ने 800 रुपये पे किया। आप ये मान लो कितने में से, 3,84,000 में से इसकी परसेंटेज निकालनी है आपको। बस बच्चा गलती यहाँ पे सीधी ये कर सकता है कि वो 480 अपॉन दिस कर देता है, लेकिन ये नहीं। सुखिया की टोटल लैंड पूछिए आपसे, तो टोटल लैंड नहीं है सुखिया की, 480 रुपये तो वो लगान देता है, और लगान कितनी भूमि पर देता है, 60% पर। तो ये 60% की वैल्यू 480 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 800, और 800 रुपये ये पे करता है आउट ऑफ दिस, इंटू 100 कर दो। आपका आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेटली वो कितना आएगा देख लो। इसको 4 पे काट दो, 4 पे क्यों, बल्कि 16 पे भी कट रहा है ये, 16 पे काटोगे 2 और 4, 5/24 आ गया। 5 को 24 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। 5 को 28 से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, और 24 2 जा 48। अब मुझे तो दिख रहा है कि नन ऑफ दीज आंसर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है, 2 से, और किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग 2 से नहीं है। तो आंसर कितना है, नन ऑफ दीज, ठीक है। 2.3 लगभग इसका आंसर आएगा। देखो इसमें क्या कहता है, ये आसान सा क्वेश्चन है। द एक्चुअल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है कि ओरिजिनल एरिया इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट वाइल मेजरिंग इट्स लेंथ ए स्टूडेंट डिक्रीजेज इट बाय 20%। यानी कि इसने लेंथ को क्या कर दिया, 20% से क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब 5 से कितनी कर दी, 4 कर दी। एंड द ब्रेड्थ इंक्रीजेज बाय 25%। ब्रेड्थ जो है वो 25% से बढ़ा दिया, यानी 1/4 से बढ़ा दिया, यानी 4 से कितना कर दिया, 5। तो मुझे बताओ, एक चीज़ आप 5 से 4 कर रहे हो, एक 4 से 5 कर रहे हो, तो ऑटो जो ओवरऑल है वो तो कितनी होगी, 20 से 20, यानी कि एरिया रिमेन्स सेम। एरिया क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया रिमेन्स सेम। आपसे पूछा क्या गया, देन द परसेंटेज एरर इन एरिया कैलकुलेटेड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट ने कोई गलती नहीं करी, ठीक है, उसने लेंथ और ब्रेड्थ को घटाया बढ़ाया है, लेकिन ओवरऑल एरिया जो है पहले जितना रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। कैन नॉट बी डिटरमाइन मत कर देना, क्योंकि हम डिटरमाइन तो कर सकते हैं कि एरिया में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, नो चेंज। तो इसका आंसर कितना आएगा, नन ऑफ दिस। यानी कि कितनी एरर करी स्टूडेंट ने, 0% की एरर करी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0%, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज एरर, और हम कह रहे हैं तो एरर तो हुई नहीं, इसका मतलब 0% आंसर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपने लेक्चर में, और परसेंटेज के आई थिंक जितने भी कंसेप्ट है मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, और उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।